हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 9 जिसमें दिया हुआ है उपसहसंयोजी यौगिक। तो आज हम लोग को देखना है चैप्टर 9 जिसमें है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले इसका दिया हुआ है इंट्रोडक्शन या फिर परिचय। तो अभी तक हम लोग संक्रमण धातु देख रहे थे, किसमें डी ब्लॉक के तत्व में। उसमें देखे थे कि जो भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वो सभी उपसहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रकृति रखते हैं। मान लें कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें उपसहसंयोजी कंपाउंड बनाने की क्षमता पाई जाती थी। और अभी तक जब जो मैं बोलती थी बड़ा ब्रैकेट में जो रहेगा वो क्या होगा, उपसहसंयोजी यौगिक होगा या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है ये है उपसहसंयोजी यौगिक। तो इस प्रकार के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं केमिस्ट्री में। उन सब का स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो उपसहसंयोजी जो कंपाउंड है उनके प्रकार के बारे में, उनको बनाने की विधि के बारे में और उसमें कौन कौन से शब्द और उपयोग होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से देखना है। तो यहाँ पे जो उपसहसंयोजी यौगिक रहता है उनमें धातु क्या रहेगा, केंद्र में रहेगा, केंद्रीय धातु के रूप में। और उसमें ऋण आयन या फिर उदासीन परमाणु क्या होते हैं, उनको चारों ओर से घेरे रहते हैं। तो एक जो केंद्रीय धातु रहेगा वो किस में रहेगा, बीच में रहेगा। और उसको चारों ओर से ऋण आयन वाले परमाणु या फिर उदासीन परमाणु चारों ओर से उसको घेरे रहेंगे। तो जो यौगिक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजी यौगिक। जैसे कि ये एक उदाहरण है, इसमें जो आयरन है Ap आयरन है, ये क्या है, केंद्रीय धातु है। और Cn साइनाइड है, 6 साइनाइड इसमें उपस्थित है। तो ये 6 साइनाइड इसको क्या करेगा, चारों ओर से घेरा हुआ है। तो केंद्रीय धातु आयरन हो गया जो डी ब्लॉक का है, और इसको जो घेरा हुआ है साइनाइड, ये एक ऋण आवेशित आयन है। तो ये एक क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे उपसहसंयोजी यौगिक अभी मिलेंगे। तो जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनका अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा माने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें क्या करते हैं हम लोग, उपसहसंयोजी यौगिकों की और उनकी समन्वय संख्या के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, वह क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर उपसहसंयोजन रसायन कहलाएगा। जैसे कि जो क्लोरोफिल रहता है किसमें रहेगा, बॉटनी में पढ़ते हैं, हरे हरे जो पेड़ पौधे रहेंगे उसमें हरा कलर किसके कारण रहता है, क्लोरोफिल के कारण। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा, ब्लड में। जो भी रक्त रहता है लाल रंग का किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और विटामिन B12 ये सभी क्या है, एक प्रकार के जटिल यौगिक का निर्माण वाले यौगिक हैं। हीमोग्लोबिन एक जटिल यौगिक है, क्लोरोफिल भी जटिल यौगिक है, और विटामिन B12 ये भी एक क्या है, जटिल यौगिक या फिर कॉम्प्लेक्स यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो जो क्लोरोफिल रहता है उसमें केंद्रीय धातु के रूप में क्या रहेगा, मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम Mg जो है क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु के रूप में रहता है। और जो हीमोग्लोबिन है Hb जिसको लिखा जाता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में आयरन केंद्रीय धातु के रूप में रहेगा। Fe जो आयरन होता है डी ब्लॉक का, उसमें क्या रहेगा, केंद्रीय धातु के रूप में रहता है। उसी प्रकार जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 में कोबाल्ट CO कोबाल्ट जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 27 होता है, वह कोबाल्ट उसमें केंद्रीय धातु के रूप में पाया जाता है। तो ये सभी भी प्रकृति में पाए जाने वाले
समन्वय संख्या वाले उप सहसंयोजी यौगिक हैं या फिर क्या है, जटिल यौगिक बनाते हैं। तो समन्वय यौगिकों का उपयोग, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में बताया है। तो विभिन्न धातु कर्मीय प्रक्रम, धातु कर्मीय प्रक्रम बोलने से जो अयस्क मिलते हैं, कहाँ से मिलेंगे, जमीन की खुदाई से जो खनिज लवण अयस्क मिलते हैं उनका क्या करते हैं, उनको कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, साफ किया जाता है और जो अयस्क रहेंगे, खनिज लवण रहते हैं, उनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण करके साफ धातु प्राप्त करते हैं। तो वह जो विधि रहती है वो क्या कहलाएगा, धातु कर्मीय प्रक्रम। तो वहाँ पे किसका उपयोग होता है, उप सहसंयोजी यौगिकों का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो उद्योग धंधे चलते हैं उसमें उत्प्रेरक के रूप में जो औद्योगिक प्रक्रम होता है कई प्रकार के, उसमें धातुओं का जो निष्कर्षण की विधि, शोधन की विधि होती है, उन सब में औद्योगिक उत्प्रेरकों के रूप में इनका उपयोग होता है। अब विश्लेषण अभिकर्मक के रूप में कई जो है उप सहसंयोजी यौगिक, इनका उपयोग किसमें किया जाता है, अभिकर्मकों के रूप में भी प्रयोगशाला में होता है। समन्वय यौगिक जो है या फिर उप सहसंयोजी यौगिक हैं, इनका अनुप्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी में अधिक सक्रिय धातु की परत जिसमें चढ़ाया जाता है, जंग लगने से बचाने के लिए धातुओं के ऊपर, वहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस जो होता है वहाँ पे इनका उपयोग होता है। और वस्त्रों को रंगने में, जो कपड़ा रहता है उसको क्या करने में, कलरफुल बनाने के लिए, एवं मेडिसिनल रसायन में, मेडिसिनल रसायन माने कई प्रकार के जो उद्योगों में क्या बनता है, मेडिसिन बनता है, दवाई बनता है, वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। तो यह था इसका सामान्य परिचय उप सहसंयोजी यौगिक का। अब इसमें जो है उप सहसंयोजी यौगिक है, उसी में आगे दिया हुआ है आणविक या योगात्मक यौगिक। आणविक मतलब क्या है, अणु वाले, अणु से बना है आणविक। तो अणु वाले जो भी यौगिक रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, आणविक यौगिक। और योगात्मक का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक को आपस में मिलाने से उनके योग होने से जो यौगिक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, योगात्मक यौगिक। तो आणविक या योगात्मक यौगिक क्या है इसके बारे में देखते हैं आगे। तो दो या दो से अधिक प्रकार के सरल यौगिकों के विलयनों को क्या करेंगे, दो ठो या तीन ठो, चार ठो, दो से अधिक क्या करेंगे, सरल प्रकार के यौगिक रहेंगे, स्थायी यौगिक, उनको क्या करेंगे, उसका विलयन बना लेंगे अलग अलग, और उनके विलयनों को उनके आणविक अनुपात में मिलाते हैं। उनका अणु का जो अनुपात रहेगा उसको बोलेंगे आणविक अनुपात। तो आणविक अनुपात में मिलाएंगे, पहले सब यौगिक को अलग अलग विलयन बना लेंगे, सभी विलयन का एक निश्चित अनुपात में, आणविक अनुपात में क्या करेंगे, उनको आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद उनको वाष्पीकृत करेंगे, गर्म करेंगे। तो पहले उबलेगा, उबलने के बाद क्या होगा, उसमें वाष्प बनेगा। तो वाष्पीकृत उनको करते हैं और वाष्पीकृत होने तक उनको गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होगा, सब प्रकार का जो विलयन मिला था उनको वाष्पीकृत करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म होने से उन सब के मिलने से एक नया प्रकार का क्रिस्टल बनता है। तो एक नया प्रकार का जो क्रिस्टल प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, आणविक या फिर योगात्मक यौगिक कहलाएगा। आणविक क्यों कहलाएगा, क्योंकि उनके आणविक अनुपात में उनको मिलाए थे। और योगात्मक क्यों कहलाएगा, क्योंकि उनके योग से वह बना हुआ है। तो उन पदार्थों को क्या बोलेंगे, आणविक या योगात्मक यौगिक कहेंगे। तो जो आणविक या योगात्मक यौगिक हैं, यह तो हो गए उनकी बनाने की विधि। अब दिया हुआ है इसके प्रकार। तो इनको जब देखेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, 2 टाइप के होंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट टाइप रहता है
वो रहेगा द्विक लवण या फिर जालक यौगिक। तो पहला जो इसका प्रकार है उसमें आता है द्विक लवण या फिर इसको बोलते हैं जालक यौगिक। तो इसका पहले परिचय देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो बोल सकते हैं डबल साल्ट। द्विक का मतलब है, द्विक माने कि डबल, और लवण का मतलब है साल्ट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, डबल साल्ट अभी बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे लेटिस कंपाउंड। जालक का मतलब होता है लेटिस और यौगिक का मतलब है कंपाउंड। तो इसको लेटिस कंपाउंड, डबल साल्ट, द्विक लवण, जालक यौगिक, इन सब नामों से इसको बुला सकते हैं। अब जो है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें पता चलता है कि जो इसका अस्तित्व क्या होगा, केवल क्रिस्टलीय अवस्था में ही रहता है। माने क्रिस्टल के रूप में रहेंगे तभी इनका अस्तित्व पाया जाएगा। जैसे ही इनको क्या करते हैं, क्रिस्टल रूप में है, ठोस रूप में, माना कि ये क्रिस्टल है, इसको क्या करेंगे, जल में, जल एक विलायक है, तो जल में या फिर जल के अलावा अन्य किसी विलायक में इसको घोलने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होगा, जिस से मिल करके बना है, 2-3 ठो को मिलाकर इसको बनाया है, अभी देखे हैं। तो जिनसे मिलकर ये क्रिस्टल बना है, उनमें ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जिनमें टूटेगा उसको क्या बोलेंगे, अवयवी आयन। जिनसे मिल के बना था उसको बोलेंगे अवयवी आयन। तो जब ये क्रिस्टल रूप में रहेगा तो अस्तित्व में रहेगा, दिखेगा साफ साफ बढ़िया। जब इसको क्या करेंगे, पानी में या किसी विलायक में घोलेंगे तो ये क्या होगा, अवयवी आयन के रूप में अलग अलग टूट जाएगा। और टूट जाता है तो इस प्रकार द्विक लवण, माने कि जो द्विक लवण का क्रिस्टल था वो क्या होगा, विलयन अवस्था में क्या करेंगे, अपनी पहचान को या अपना अस्तित्व को खो देते हैं। इसका पहचान खत्म हो जाएगा, विलयन में जाएगा तो, क्योंकि फिर अलग अलग हो जा रहा है। तो द्विक लवण में वे गुण नहीं होते हैं जो इनके अवयवी आयन में होते हैं। माने पहले जब अलग अलग था इसका अवयवीकरण, तो उसमें जो जो गुण पाया जाता था वह गुण इसके क्रिस्टल के रूप में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो लवण रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, द्विक लवण या फिर जालक यौगिक कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में आता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट यह है, कार्नेलाइट इसका एग्जाम्पल है द्विक लवण का। तो इसमें क्या होता है, कार्नेलाइट का अगर केमिकल फार्मूला देखेंगे, रासायनिक सूत्र देखेंगे, तो यह हो जाएगा KCl MgCl2 6H2O। इसमें क्या पता चल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl का अणु है, एक अणु। दूसरा क्या दिख रहा है, MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का अणु है। यह मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का एक अणु है, पोटेशियम क्लोराइड का एक अणु है, और क्या दिख रहा है, 6H2O। H2O माने क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु। तो यहाँ पे क्या है, 6 ठो जल का अणु है। तो इन सब से मिलने के बाद ये कार्नेलाइट बना है। तो ये क्या है, द्विक लवण है। ये समझ में आया। अब इसका एक और उदाहरण होता है जिसको बोलते हैं मोहर लवण। मोहर लवण या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इसको मोहर लवण भी बोलते हैं या फिर बोलेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट। F फॉर फेरस, A से अमोनियम और S से होगा सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट यह भी क्या है, एक प्रकार का द्विक लवण है। और जो फेरस अमोनियम सल्फेट रहता है, इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे या केमिकल फार्मूला देखेंगे तो ये होता है FeSO4 NH4 twice SO4 और 6H2O। तो इसमें देखते हैं कि किन किन से मिल करके ये बना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है,
पहला। दूसरा क्या है इसमें, यह दिख रहा है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट भी है, दूसरा इसका अवयवी कण क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। यहाँ से देखो 6H2O, तीसरा इसमें क्या है, 6 अणु जल का है। तो ये भी 3 प्रकार के अवयवी कण से मिलकर के बना है, तो ये भी एक द्विक लवण है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसमें क्या बोला गया था, इसका एक और एग्जाम्पल है पोटास एलम, इसको बुक से आप लोग देख लेना। इसमें पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ट्राइस और 24 अणु H2O का रहता है। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, पोटास एलम बनता है। अब इसमें बोला गया है कि इसको अगर ये तो क्या है साल्ट के रूप में जब रहेगा या क्रिस्टल के रूप में रहेगा तो इस रूप में रहेगा, लेकिन जब इनको क्या करेंगे, घोलेंगे किसमें, पानी में, जल में या फिर किसी और विलायक में, तो घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग वियोजित हो जाएंगे और आयन के रूप में टूट जाएंगे। आयन के रूप में जब टूटेगा तो हर आयन का जब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हर आयन का इसमें क्या होगा, अपना अलग अलग परीक्षण देते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट करते हैं ना, जैसे अमोनियम आयन का टेस्ट, क्लोराइड आयन का टेस्ट, मैग्नीशियम आयन का टेस्ट, ये सब करते हैं प्रैक्टिकल में। तो इनको जब घोला जाता है तो ये टूट जाते हैं और अपने अलग अलग आयन का अपना अपना टेस्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे कैसे टूटता है उसी को बताया है। तो ये क्या है, कार्नेलाइट है, KCl, MgCl2 और 6H2, वहां से लिया गया है कार्नेलाइट। इसको जब घोला जाता है जल में तो क्या होगा, ये किसमें टूटेगा, यहाँ से टूटेगा KCl, तो K प्लस और Cl माइनस में, और ये किसमें टूटेगा, Mg2 प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ से 2 Cl माइनस निकला और यहाँ से 1 Cl माइनस निकला है, तो 2 और 1 3 Cl माइनस यहाँ पे आ जाएंगे, ये हुआ। अब यहाँ से क्या निकला है, K प्लस, तो K प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, Mg2 प्लस के रूप में आएगा, तो Mg2 प्लस यहाँ से निकलेगा, यह हुआ। अब जो 6 H2O का अणु है ये 10 का 10 अलग होकर के निकल जाता है। तो इस प्रकार से कार्नेलाइट को जब जल में घोलेंगे तो 3 आयन मिलेगा, पहला पोटेशियम प्लस आयन, दूसरा मैग्नीशियम प्लस आयन और तीसरा आएगा क्लोराइड माइनस आयन। तो इन तीनों का परीक्षण हम लोग इसके विलयन में कर सकते हैं। तो ये हो गया द्विक लवण का पहला। अब दूसरा इसमें दिया हुआ है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट को यहाँ पे मोहर लवण भी या मोहर साल्ट भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है ApSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। इसको भी जब जल में घोलेंगे तो ये भी टूटेगा, और टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से ये टूटता है तो Fe2 प्लस बनाएगा, ये हो गया Fe2 प्लस, SO4 2 माइनस बनता है, तो यहाँ पे SO4 2 माइनस है। अब ये जब टूटेगा तो ये बनाएगा NH4 प्लस, तो 2 NH4 है यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 NH4 प्लस, ये हो गया। अब यहाँ भी एक SO4 है तो ये SO4 2 माइनस ये भी बनाएगा, तो यहाँ का SO4 2 माइनस यहाँ का SO4 2 माइनस मिलके 2 SO4 2 माइनस यहाँ से निकलेगा। अब ये जो बचा हुआ है 6H2O, ये 6 H2O क्या हो जाएगा, 6 जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो फेरस अमोनियम सल्फेट था वहां से क्या मिला, फेरस आयन और अमोनियम प्लस आयन और सल्फेट आयन। तो इसमें प्रैक्टिकल में इन तीनों का अलग अलग परीक्षण करने से इन तीनों का टेस्ट मिलता है।
इसलिए इनका अलग अलग परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। तो यह हो गया द्विक लवण के बारे में। अब इसी में दूसरा प्रकार है आणविक या योगात्मक यौगिक का। तो उसमें आता है उपसहसंयोजक यौगिक। अभी तक हम लोग देख रहे थे द्विक सार, अब इसको हटाते हैं यहाँ से। इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो रहता है उपसहसंयोजी यौगिक या फिर संकुल यौगिक। तो इसमें ये ऐसे आणविक यौगिक है, ये क्या है, एक प्रकार से आणविक यौगिक है। ये भी जो जल या किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। यह क्या होगा, जब इनको अलग से रखेंगे सूखा रूप में, कंपाउंड के रूप में, यौगिक के रूप में, तो भी अपनी पहचान को बनाए रखेंगे। लेकिन जब इन्हें जल में घोल देते हैं या विलायक में घोलेंगे तो पर भी क्या होगा, ये अपनी पहचान को बनाए रखेंगे। माने ये आयन के रूप में नहीं टूटते हैं, टूट भी जाएंगे फिर भी ये अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। तो इसका जो गुण है इनके अवयवी कणों के गुणों से हमेशा अलग प्रकार का पाया जाता है। जिनसे ये मिलकर बना है उसको क्या बोलेंगे, अवयवी कण। तो उनके गुणों से इनका जो गुण है हमेशा अलग रहेगा, भिन्न प्रकार का रहेगा। इसमें इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक प्रकार का जटिल यौगिक है और यह जो है फेरस साइनाइड के संतृप्त विलयन में KCl को मिला करके बनाया जाता है। तो ये है, देखो K का मतलब है पोटेशियम, F का मतलब है फेरो और Cn का मतलब है साइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये क्या है, जटिल यौगिक है जो किसका उदाहरण है, उपसहसंयोजी यौगिक का। अभी तक हम लोग डी ब्लॉक में देखते थे तो मैं बोलती थी हमेशा कि जो बड़ा ब्रैकेट में लिखा रहेगा वो क्या होगा, उपसहसंयोजी यौगिक होगा। और उसमें क्या पाया जाएगा, उपसहसंयोजी बंध पाया जाएगा। उसमें एक केंद्रीय धातु रहेगा और बाकी लिगेंड रहेगा। तो यही है उपसहसंयोजक यौगिक। तो इसमें जो उपसहसंयोजक यौगिक है इसमें हमेशा बड़ा वाला ब्रैकेट पाया जाता है। इसमें अगर देखेंगे इसको बनाने की विधि तो इसमें जो फेरस साइनाइड है यह क्या है, F ही है फेरस, और यहाँ पे जो Cl है वो क्या है, साइनाइड। जो फेरस साइनाइड है इसके विलयन में हम लोग क्या करते हैं, संतृप्त विलयन लेते हैं फेरस साइनाइड का और उसमें KCl का विलयन, जो KCl है इसका विलयन इसमें मिलाते हैं। तो इन दोनों के मिलने से यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोग को मिलेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यहाँ से देखो FeCl2 लिए, 4KCl लिए, तो यहाँ से क्या बना, Fe, तो यहाँ पे Fe आ गया, यहाँ पे 4 को Cn मिला, साइनाइड Cn 4 को, यहाँ पे 2 था तो 4 और 2 कितना हुआ, 6। तो यहाँ पे Cn6 आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो K4 है, यह जो K4 दिख रहा है ये सामने में क्या आ गया, K4 के रूप में आ गया। तो इन सब के मिलने से यहाँ पे क्या मिला, जटिल प्रकार का एक उपसहसंयोजी यौगिक मिला है। अब इसमें क्या करते हैं, इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड को इसको क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, तब यह फेरस आयन इसको क्या करना चाहिए, टूट जाना चाहिए। जैसे द्विक लवण टूटता था तो इसको भी टूटना चाहिए, Fe2+ में और Cn- में, लेकिन ये क्या होता है, नहीं टूटता है, जिसके कारण ये अपना Fe2+ और Cn- आयन का परीक्षण नहीं देगा। अब जो ये आयन है मूल रूप में उसमें उपस्थित रहेंगे, लेकिन पोटेशियम जो फेरोसाइनाइड है उसको जल में घोलने पे ये उसमें टूट करके अलग अलग नहीं होते हैं। वास्तविक रूप में जो ये आयन है
एक नए प्रकार के आयन के रूप में टूटेंगे और वह जो आयन कहलाता है क्या कहलाएगा? फेरोसाइनाइड आयन कहलाएगा। इसको जब जल में घोलेंगे तो इसमें क्या होता है? इस प्रकार से इसको जब जल में घोलेंगे तो इसमें क्या होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वाला यहाँ पे चिन्ह लगाएगा और इसमें क्या होगा? 4 को बनेगा K+ आयन। यह जो K4 है यह 4K+ आयन के रूप में टूटेगा और यहाँ से बन जाएगा FeCN6 और यहाँ पे 4 को प्लस आयन आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 को माइनस आयन आ जाएगा। अब ये 4 प्लस था तो ये 4 माइनस आयन में टूटेगा। तो जो उपसहसंयोजक यौगिक रहते हैं पूरा अपना संकुल को लेकर के आयनिक रूप में आते हैं और यहाँ से आयरन और साइनाइड अलग अलग नहीं होंगे। तो यह जो आयन बना है यहाँ से बना है तो इसका नाम था पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यहाँ से क्या हुआ? पोटेशियम अलग हो गया है तो जो बचा है उसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम को हटा देते हैं यहाँ से तो फेरोसाइनाइड आयन इसको बोलेंगे। तो इस प्रकार से उपसहसंयोजक यौगिक विलयन में घोलने पे अपना आयनिक रूप देगा। ऐसे यौगिक जिनमें संकुल आयन पाए जाते हैं वे सभी यौगिक जिसमें क्या होगा? संकुल आयन पाए जाएंगे। अब यह जो बड़ा ब्रैकेट है इसी का नाम है संकुल। अब ये तो आयन है तो इसको ऋण आयन भी बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन इसमें क्या है? बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है तो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसमें क्या कहलाएगा? संकुल कहलाएगा और जो माइनस आयन है तो ये क्या कहलाएगा? संकुल आयन कहलाएगा। तो इस प्रकार से किसी में भी जिसमें संकुल आयन पाया जाएगा वे सभी यौगिक क्या कहलाएंगे? संकुल यौगिक कहलाएंगे। और इन संकुल आयनों की जो संरचना है, अब इसकी संरचना देखेंगे तो इसमें क्या बंध पाया जाता है? उपसहसंयोजी बंध पाया जाएगा। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने से जो बंध बनेगा और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने से जो बंध बनेगा उसको बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे इसमें Cn के पास रहेगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो Cn आयरन को दान करेगा। अब ये आयरन क्या करेगा? इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है और आयरन उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है तो इसमें जो बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा? उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। इसलिए इन यौगिकों का नाम क्या पड़ा है? उपसहसंयोजी संकुल यौगिक भी इनको कहा जाता है। और इस प्रकार के यौगिक हैं इनको उपसहसंयोजी संकुल कहेंगे या फिर उपसहसंयोजी यौगिक भी कह सकते हैं। अब संकुलों के जो अन्य उदाहरण हैं, इसी प्रकार के जो संकुल रहते हैं उनका और बहुत सारा उदाहरण है, जैसे कि CuNH4 2+, CuNH4 और यहाँ पे आ जाएगा 2+, तो CuNH3 4। यह देखो कॉपर के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है, 4 को अमोनिया और यहाँ पे 2+ है तो यह संकुल धन आयन होगा, यह संकुल ऋण आयन होगा। तो ये क्या है? इसका नाम हो जाता है क्यूप्रस अमोनियम आयन। यह जो कॉपर है इसका मतलब है क्यूप्रस, अमोनिया के लिए अमोनियम और आयन है तो आयन। इसी प्रकार से जो निकेल रहता है NiCN4 और यहाँ पे आएगा 2- आयन। यह निकेल का है तो इसका नाम हो जाएगा निकेल साइनाइड आयन। निकेल साइनाइड आयन इसका नाम होगा। इसी प्रकार से अर्जेंटीनी साइनाइड आयन भी पाया जाता है जो सिल्वर और साइनाइड के मिलने से बनता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? संकुल आयन कहलाएंगे। और जिनमें भी इस प्रकार से संकुल आयन पाया जाएगा वे सभी संकुल यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे द्विक लवण और संकुल
संकुल यौगिकों में अंतर दिया हुआ है, तो दोनों के बारे में अभी डिटेल से पढ़े हैं, तो इस अंतर को आप लोग पढ़ लेना। और इसका जो उदाहरण अभी जो पढ़े हैं उसी को इसमें दिया हुआ है पॉइंट बना करके। तो 1 से 7 पॉइंट इसमें दिया हुआ है उदाहरण लेकर के, जिसको आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो है इसमें आता है संकुलों के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अभी जो संकुल पढ़े हैं उसी में आगे आएगा संकुलों के प्रकार। तो जो संकुल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे संकुल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो इसमें 3 प्रकार आता है। इसका टाइप्स में क्या होगा, 3 टाइप के रहेंगे। पहला आता है केटायनिक, दूसरा है एनायनिक और तीसरा आता है न्यूट्रल। तो पहला क्या आ जाएगा, केटायनिक। केटायनिक का मतलब क्या है, जिसमें धन आयन रहेगा। वह कॉम्प्लेक्स जिसमें धन आयन रहेगा क्या कहलाएगा, केटायनिक। दूसरा आता है एनायनिक। एनायनिक का मतलब है एन आयन माने कि ऋण आयन, जिसमें जो है वह कॉम्प्लेक्स जिसमें ऋण आयन रहेगा क्या कहलाएगा, एनायनिक कहलाएगा। तीसरा इसमें क्या आता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उदासीन। तो वह कॉम्प्लेक्स जिसमें ना तो धन आयन रहेगा और ना ही ऋण आयन रहेगा, तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा या फिर उदासीन संकुल कहलाएगा। तो यह हो गया। तो इसमें जब उदाहरण देखेंगे तो जो धन आयन है, धन आयनिक, इसमें आता है CO NH3 और यहाँ पे दिया हुआ है COH2O COH2O6 और यहाँ पे 3+। तो इसमें देखो 3+ आ रहा है। यहाँ पे क्या आया, संकुल के बाहर धन आयन आया, तो ये क्या हो जाएगा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। इसी प्रकार से Ni निकिल, यहाँ पे आएगा NH3 और यहाँ पे 2+। तो जो निकिल का अमोनिया के साथ बना हुआ संकुल है, यहाँ पे 2+ आयन आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, केटायनिक संकुल का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें इस संकुल के बाहर 2 प्लस चार्ज लगा हुआ है। उसके बाद जो ऋण आयन का देखेंगे तो FeCN6 और यहाँ पे आ जाएगा 4-। तो ये है FeCN6 4-। अभी देखे थे फेरोसाइनाइड आयन। जो फेरोसाइनाइड आयन है इसमें ऋण आयन है, माने कि ये क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स या फिर ऋण आयनिक संकुल होगा। इसी प्रकार से जो COCN6 और यहाँ पे आता है 3-। तो यहाँ पे 3 ऋण आयन है संकुल के बाहर में, तो ये भी क्या होगा, एनायनिक प्रकार का कॉम्प्लेक्स रहेगा या फिर ऋण आयनिक प्रकार का संकुल होगा। उसके बाद देखते हैं उदासीन। तो उदासीन प्रकार में रहता है NiCO4। इस टाइप से रहेगा। तो यह निकिल है और ये कार्बोनिल है। तो निकिल और कार्बोनिल के मिलने से जो संकुल बना है, उसके बाहर में यहाँ पे न तो धन आयन है न तो ऋण आयन है, कुछ भी आवेश उसमें नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, न्यूट्रल या फिर उदासीन संकुल कहलाएगा या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें एक और है NH3 और Cl3। यहाँ पे जो कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन, इन तीनों के मिलने से जो संकुल बना है, इसमें भी यहाँ पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है,
कहलाएगा। तो अभी के लिए बस यहीं तक। अब अगली क्लास में हम लोग समन्वय यौगिकों में परिभाषिक शब्द इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टर्म वहाँ पे यूज होता है। और जो लिगेंड का कल डाला गया था पीडीएफ ग्रुप में, उसमें आप लोग लिगेंड के नाम को याद करके रखना, IUPAC नाम को। जैसे साइनाइड का होता है साइनो, आइसोसाइनाइड का होता है आइसोसाइनो, नाइट्राइड का होता है नाइट्रिटो और नाइट्रेट का होता है नाइट्रेटो। इस प्रकार से जितना भी लिगेंड है उनका IUPAC नाम याद करना है। उसके बाद कल से इसमें आगे का पढ़ेंगे।